बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। और ब्रेक से पहले सिविल एविएशन मिनिस्टर राममोहन नायडू एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश पर। उन्होंने जांच कमेटी गठन करने का ऐलान किया है और उन्होंने ये भी बताया कि ब्लैक बॉक्स मिल चुका है। उस ब्लैक बॉक्स से जरूर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ इसको लेकर के सुराग और जानकारियां मिलेंगी। उसी को डिकोड करने के लिए ये सारी जांच जो है वो बैठाई गई है। अब हम कब तक उम्मीद करें कि इस जांच की कोई रिपोर्ट जो है वो आ सकती है, ब्लैक बॉक्स उसमें क्या मदद कर सकता है, कौन कौन से लोग जो हैं या एजेंसीज इस जांच में शामिल होंगी, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल रामेश्वर रॉय, एयर कमोडोर एएस बहल और ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। बहल साहब, अगर आप थोड़ा सा जो आप ब्रीफिंग अभी हुई उसके बारे में और डिटेल में बता सकें, कोई खास बात जांच को लेकर के अगर अनाउंस की गई है। देखिए, बहुत अच्छी चीजें की गई हैं इस जांच के जो ब्रीफिंग में बताई गई। सबसे पहले चीज जो की गई है कि जहाज को इन स्पेशल चेक्स पे लाया गया। आपके चैनल में 2 दिन पहले हम यही बात कर रहे थे कि अगर अभी कोई उसके बाद इसको फ्लाई करते हैं और कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो दे विल बी हेल्ड टू पे, और यही सेंटेंस हम उस टाइम भी बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो पहले चीज इन्होंने की है, स्पेशल चेक्स, जिसमें से 8 जहाज के चेक हो चुके हैं और 33 जहाज टोटल हैं। तो इसका मतलब है कि अब हमारे को कॉन्फिडेंस आ रहा है कि हम फ्लाई करेंगे तो कोई खास प्रॉब्लम हमें नहीं है, सब कुछ सेफ है। ये बहुत अच्छा स्टेप लिया। दूसरा चीज जो गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है, एक और कमिटी फॉर्म की है। और कौन हेड कर रहा है? होम सेक्रेटरी हेड कर रहा है। और इसमें जॉइंट सेक्रेटरी लेवल जो है रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, और वो हर जगह से हैं, चाहे वो सिविल एविएशन से हैं, एमएचए से हैं, स्टेट गवर्नमेंट से हैं, पुलिस से हैं और एयरफोर्स से भी हैं। जो डीजी है फ्लाइट सेफ्टी के, वो इंस्पेक्शन एंड फ्लाइट सेफ्टी के, वो भी हैं। इसका मतलब है जिसको बहुत एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, जिसने कई सैकड़ों एक्सीडेंट्स पिछले कई सालों के डिकेड्स के एनालाइज कर रखे हैं, वो भी इसके पार्ट होंगे। ये बहुत ही अच्छा एक गवर्नमेंट ने स्टेप लिया है। क्योंकि कई बार क्या होता है, एआईबी जो करती है, यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की टीम जो इन्होंने अभी 5 मेंबर्स के साथ बनाई है, वो तो करेगी, वो डेप्थ में जाएगी और वो उनको अडेप्ट कर लेगी या अडॉप्ट कर लेगी जो उसके लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है, जैसे कि फॉरेंसिक और मेडिकल वाले एक्सपर्ट जो उन्होंने डाल लिए, वो तो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन ये जो ओवरसीइंग कमिटी, ओवरसीइंग गलत वर्ड कहूंगा, ये वो कमिटी जो देख रही है और जिसके पास इतने सारे मेंबर्स हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के, वो भी अपने इनपुट्स देख सकती है, वो भी देख सकती है कि जांच जो है कहीं सही जगह जा रही है। मतलब एक वो टेक्निकल टीम होगी जो बेसिक जो एक्चुअल जांच करेगी और ये कमेटी उसके ऊपर रहेगी। ये कमेटी अपनी अलग से जांच करेगी, जो ये देखेगी कि जो इनपुट्स उनको वैसे नहीं मिलने थे, अब इतने सारे डिपार्टमेंट हैं, उनसे जो इनपुट मिल सकते हैं वो इनको मिलेंगे और वो भी गाइड कर सकते। और आखिरी चीज इसमें मैं बस यही कहूंगा कि गवर्नमेंट ने जो रिस्पांस दिखाया है, इमीडिएट दिखाया, नहीं तो क्या होता है एक्सीडेंट होने के बाद बहुत समय बीत जाता है जब तक आता है। तो ये रिस्पांस टाइम भी बहुत ही अच्छा था। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सारी थ्योरीज चल रही हैं, सारी थ्योरीज जो हैं उनका अंत हो जाएगा जब जांच जो है वो पूरी हो जाएगी, तो थोड़ा सा इंतजार कीजिए। मुझे लगता है हमें करना भी चाहिए। कुछ एक बातें जो एक्सपर्ट्स पॉइंट आउट कर रहे हैं उस पर बात करना अलग है, लेकिन किसी नतीजे पर पहुंच जाना, जैसा कि खासकर कुछ वेस्टर्न एक्सपर्ट्स या एविएशन एक्सपर्ट्स, पायलट्स, वो वीडियोस बना के डाल रहे हैं कि इसमें ये हुआ होगा, इसकी चूक रही होगी, वो करना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है। हाँ, एक जनरल बात करना कि भाई इतना नया जहाज, ड्रीम लाइनर जहाज, उसका पहला क्रैश है तो कोई तो वजह रही होगी, वो अलग बात है, लेकिन नतीजे पर तो किसी जांच के बाद ही पहुंचा जा सकता है ना। निश्चित रूप से। और जिस प्रकार से आपने सही कहा कि जिस प्रकार से मीडिया में सोशल नेटवर्किंग पे इतने सारी थ्योरीज चल रही हैं, हैक हो गया, फ्यूल ब्लॉक हो गया, और कहा जाए पुराने जहाज हैं, पायलट जो है वो कम थे, एक पायलट और होना चाहिए था, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन जो 23 से 25 सेकंड का समय था, क्या उसमें कौन क्या कर सकता था, ये आप सोचना होगा कि जब टेक ऑफ कर रहा है जहाज, उस समय पूरा फोकस होता है टेक ऑफ पर, और सिस्टम से बने हुए हैं, और इसमें 3 स्टेज रिडेंसी सिस्टम है ड्रीम लाइनर में। एक सबसे मेरे ख्याल से जो बेस्ट एयरक्राफ्ट है वर्ल्ड के, उनमें से एक जहाज है ये। और यानी 3 स्टेज रिडेंसी का मतलब है कि अगर एक सिस्टम फेल होता है तो दूसरा टेक ओवर करेगा, और ये बराबर रहे, एक वाले कोई अंतर नहीं दोनों में, कि जैसे नॉर्मली होता है कि स्टैंड में होते हैं उसमें कुछ लिमिटेशन होती है, कुछ कमी होती है। पहला स्टेज गया, दूसरा आएगा, दूसरा स्टेज गया, तीसरा आएगा। और उसका पावर सप्लाई के लिए 6 इलेक्ट्रिक जनरेटर्स हैं।
अब सोचिए 6 जनरेटर, एक फेल होगा, इन्होंने 2 इंजन के ऊपर रखे हैं, दो इंजन पर रखे हैं और एक इन्होंने साइड में रखा है। तो इस प्रकार से जो रिक्वायरमेंट है फ्लाई बाय वायर मतलब बेसिकली क्या है कि एक तार के माध्यम से जो प्रोसेसर के इनपुट्स आ रहे हैं उनको लेके एनालाइज करता है सिस्टम की क्या जो एरोडायनेमिक्स है, वो जो रिक्वायरमेंट है एक सिक्योर और सेफ फ्लाइंग की वो है कि नहीं है। अगर कुछ भी गड़बड़ है तो वार्निंग आएगी, फ्लैप ऊपर था, फ्लैप नीचे था, स्लैट कहाँ थे, ये सारी की सारी थ्योरीज का अंत हो जाएगा जब हम एक डिटेल, जब ये सारा डेटा मिल्क आउट होगा मतलब सारा डेटा जब निकाल लिया जाएगा और सब जब सारे डॉट्स इकट्ठा किए जाएंगे तब मालूम पड़ेगा कि क्या है। सबोटाज के ऊपर बहुत ज्यादा जो है सोशल नेटवर्किंग पे चल रहा है, थोड़ा धैर्य रखिए, बिल्कुल चीजें सामने आएंगी। एक सर पायलट ने एक पोस्ट लिखी, मैं अभी पढ़ रहा था, उसमें उन्होंने लंबी पोस्ट है, उसमें उन्होंने ये लिखा सोशल मीडिया पर कि 32 सेकंड थे पायलट्स के पास, 32 सेकंड जिंदगी और मौत का फैसला करने के बीच में। आप सोचिए उन 32 सेकंड में उसको पता चलता है कि मेरे जहाज में कोई गड़बड़ हो गई है। वो उसको उन 32 सेकंड में पहले ये पता लगाना है कि ये प्रॉब्लम क्या है, फिर उसको रेक्टिफाई करना है, उसको करेक्टिव मेजर्स लेने हैं, और उसको दिख रहा है कि मेरा जहाज नीचे जा रहा है, उसको दिख रहा है मेरे आसपास इमारतें। जब मेडे कॉल दे रहा है इसका मतलब उसको मालूम पड़ गया है कि गड़बड़ है और मैं कुछ नहीं कर सकता। और उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होगा, 240 जिंदगियां उसके पीछे जहाज के अंदर बैठी हुई हैं, उसको अपने परिवार के बारे में, अपनी जिंदगी के बारे में, अपने बच्चों के बारे में थॉट्स आ रहे होंगे कि नहीं आ रहे होंगे, और इस बीच में उसको वो जहाज बचाना है। ये कोई हम में से कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता उस वक्त पायलट्स के ऊपर क्या बीती होगी। तो इसलिए इस पर कोई कयासबाजी ना करें। हाँ, लेकिन अब जहाज पर बात की जा सकती है कि जहाज कैसा है। जहाज में जैसे सर ने बताया बहुत फेल सेफ मैकेनिज्म्स थे, उसके बावजूद कुछ हुआ है, तो मतलब कुछ तो गलत हुआ जहाज के अंदर। सर बेसिकली देखो, अब हम टेक्निकल आदमी तो है नहीं, तो बाकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा कि हुआ क्या था। पर कॉमन सेंस पॉइंट एक जो बिल्कुल भी समझ से बाहर है वो यही है कि मुश्किल से जहाज़ जो है 630-650 फुट की ऊंचाई तक पहुंचा था। अमूमन जो चेक्स एंड बैलेंसेस जहाज़ में किए जाते हैं उसमें क्या उसमें चूक थी, यानी कि जो ह्यूमन सिस्टमेटिक फेलियर था या टेक्निकल सिस्टमेटिक फेलियर था, हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चूक इसमें नजर आती है। सर मैं आपको बताऊं, मतलब ये क्यों सही बात है, ये दोनों टेक्निकल हैं, हमें और आप नहीं है। एब्सोल्युटली लेकिन जो खेल चल रहा है ना सर इसमें, हाँ। सोशल मीडिया पर वो खेल ये है कि वेस्टर्न मीडिया या वहां के कुछ एविएशन एक्सपर्ट्स वो शायद इस या तो वेस्ट की रेपुटेशन को बचाने के लिए या इस कंपनी की रेपुटेशन को बचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि पायलट पे डाल दो। एब्सोल्युटली ह्यूमन एरर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और वो तो है नहीं अपना बचाव करने के लिए। वो बिल्कुल सही है। पायलट के ऊपर डालना सबसे ज़्यादा ह्यूमन एरर, सबसे आसान एक एस्केप गोट मिल जाता है। लेकिन आजकल के ये भी है कि इतने सारे इसमें जो चेक्स एंड बैलेंसेस के लिए जो टेक्निकल मॉनिटरिंग दी जाती है, जैसे कि ब्लैक बॉक्स की हम बात कर रहे थे, तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स जब उसमें आते हैं तो उसको झुठला पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और शायद इसीलिए वैसे ओवरऑल हम ये कहेंगे कि हम लोगों ने अब पिछले कोई 70 साल से ये इतिहास देख रहे हैं, एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर जो है बहुत समय से इतने ज़्यादा काम चलता रहा है कि फ्लाइंग एक सचमुच में बहुत ही ज़्यादा इतनी सेफ़ हो गई है कि मेरे दाएं बाएं दोनों ये पायलट्स बैठे हुए हैं, अगर आप इनसे पूछें कि नीचे जाने के लिए सचमुच में आपको कोशिश करनी पड़ेगी जहाज़ को नीचे क्रैश करने के लिए, आज की एयर इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा सेफ़ हो गई है। और मेरा एक बड़ा छोटा सा एक्सपीरियंस है, जब मैं एनडीए में था, ये पावर्ड ग्लाइडर आए थे उन दिनों, नए पावर्ड ग्लाइडर्स। ग्लाइडर में पावर नहीं होती है, उसको विंच करके छोड़ देते हैं, वो अपने आप ही हवा के उससे आके उतर जाता है। पावर्ड ग्लाइडर को मेरा मतलब अनुभव है उनके साथ, पायलट के साथ ऊपर जाने का, पायलट ग्लाइड उसमें, और उसने काफ़ी देर तक कंट्रोल मेरे हाथ में दे दिया था, सिर्फ ये बोल करके कि आप सामने देखो कि ये जो आपका लेफ़्ट राइट का जो ये एंगल है इससे मत क्रॉस करना, वो उस पर आ जाता है। मतलब कि इतनी ज़्यादा ये एयर इंडस्ट्री सेफ है, और उसमें इस तरह के एक्सीडेंट का हो जाना कोई बहुत बड़ी चूक हुई होगी। अब देखें, इंतजार करना पड़ेगा इन्वेस्टिगेशन का। एक और चीज में जो सर आपने जो बोला कि देखिए इसमें अगर एंगल ऑफ का जो भी कोई भी पैरामीटर आपके टॉलरेंस लिमिट के बाहर जा रहे हैं, इमीडिएटली वार्निंग आएगी पायलट को। मतलब अब चॉइस नहीं है कि वो किसी को इग्नोर कर सके, आप वार्निंग आएगी, वार्निंग परसिस्ट करती है तो ऑडियो वार्निंग भी आती है। करेक्ट। तो जहाज को मतलब सेफ बनाने के लिए जो हो सकता है सब प्रयास किए गए हैं। समय के साथ विज्ञान तरक्की कर रहा है तो वो चीजें एडअप की गई हैं। निश्चित रूप से देखिए, अब एक जहाज को जो कि 9 घंटे से ऊपर उड़ना है,
और मैं एक वो भी बता दूं, 3 पायलट 4 पायलट का जो वो फैक्टर जो चल रहा है, रूल ये है कि जो जहाज को 10,000 किलोमीटर के, जो मुझे पता है 10,000 किलोमीटर से ज़्यादा उड़ना होता है, उसमें 3 पायलट जाते हैं। 10,000 से कम होता है 2 पायलट जाते हैं। ये जो 9,000 किलोमीटर 9 घंटे जाना था इसको, और वो 10 घंटे के ऊपर था, सॉरी घंटे का, उसका नहीं है, तो 9 घंटे के लिए जा रहा है, तो ये 2 पायलट सफिशिएंट थे, देयर इज नो प्रॉब्लम। कई लोग बोले 3 होना चाहिए था, 9 से थोड़ा ज़्यादा था, 9 घंटे 2 मिनट का था। खैर अब ये अगेन सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन वाली बात है, और रूल है कि भाई आप 10 घंटे, उसके ऊपर है 3 पायलट, और शायद 15-20 पर 4 पायलट हैं। वो बेसिकली ये है कि आदमी को रेस्ट दिया जाए, कि मेंटली फिजिकली कोई, लेकिन ये एक्सीडेंट कोई फ्लाइट में 7-8 घंटे बाद तो हुआ नहीं है, तो टेक ऑफ पे हुआ। ऑटो पायलट के बावजूद ये रूल है, क्योंकि ऑटो पायलट भी तो जी सर, बेसिकली ह्यूमन, आपको देखिए कुछ भी कर, ह्यूमन को नहीं, आप एलिमेंट को नहीं निकालते कॉकपिट से ना। फाइनली तो मशीन अगर फेल होती है तो किसको टेक ओवर करना होगा? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ पहल साहब, इससे पहले जो एक्सीडेंट्स हुए हैं, बोइंग के भी हुए हैं, दूसरे जहाज की हुए कि नहीं हुए, मुझे नहीं पता, इनकी जांचों में क्या निकला? कभी जहाज की गड़बड़ी निकली है? कई बार जहाज की गड़बड़ी भी निकली है, टेक्निकल फॉल्ट्स भी निकले हैं। ह्यूमन एरर के बाद टेक्निकल डिफेक्ट एक नेक्स्ट सबसे बड़ा कॉज माना जाता है, उसके बाद आता है बर्ड्स का। अब अगर इसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जैसे जहाज एडवांस होते हैं तो उनके बैकअप सिस्टम्स भी बढ़ते हैं, लेकिन साथ साथ में क्या होता है, ये जहाज जो है, कहते हैं थ्योरेटिकली ये टेक ऑफ भी कर सकते हैं और लैंड भी कर सकते हैं, थ्योरेटिकली अपने आप, मतलब इतनी इसमें ऑटोमेशन आ जाती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि मशीन है, किसी दिन फेल हो जाए तो पायलट इज द ओनली पर्सन जो इस जहाज को वापस लेके आ सकता है, या वापस उसको कोई भी इमरजेंसी कंडीशन के अंदर उस पर करेक्ट एक्शन ले सकता है। तो पायलट को हर टाइम, और जैसे जैसे ऑटोमेशन बढ़ती है वैसे वैसे पायलट की प्रैक्टिस और चाहिए होती है सिमुलेटर्स के अंदर। इसी वजह से पायलट्स को भेजा जाता है पीरियोडिकली। तो थियोरेटिकली ये जहाज अपने आप भी टेक ऑफ कर सकता था बिना पायलट के, कंप्यूटर की मदद से, थ्योरेटिकली। अब एक चीज और मैं इस पे कहना चाहूंगा, जो बात कर रहे थे कि वार्निंग सिस्टम्स, अब इनके अंदर वार्निंग सिस्टम्स बहुत है। अगर फ्लैप्स उसने नहीं लोअर किए, टेक ऑफ करे, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि फ्लैप्स अगर नहीं लोअर किए होते और उसने थ्रॉटल खोला होता, इतनी सारी वार्निंग शुरू हो जाती है, रेड लाइट्स ब्लिंक करती हैं, आपको जोर का हॉर्न आ जाता है कि आपकी कॉन्फ़िगरेशन जो है इस समय मीट नहीं कर रही और आप टेक ऑफ नहीं कर सकते। ये आपको एयरक्राफ्ट ही बता देता है, उसके ऊपर भी ओवरराइड कर सकता है पायलट, लेकिन कोई भी नहीं करेगा ऐसी सिचुएशन में, और वो तो इमीडिएटली हो जाएगा। जो प्रॉब्लम वेस्टर्न वाले बता रहे हैं वो थोड़ी सी अलग है। वो चाहते हैं कि ब्लेम पायलट पे आए, तो शुरू से कह रहे हैं कि टेक ऑफ करने के बाद अंडर कैरेज को रिट्रैक्ट करने की जगह गलती से पायलट ने फ्लैप को रिट्रैक्ट कर दिया, वो उस पे जोर डाल रहे हैं। ये तो अभी पता चल जाएगा जब इंक्वायरी होगी और सारा सच का सच बाहर निकला है। एक और ये अज्यूम कर रहे हैं कि ये इतनी बेसिक गलती कोई पायलट कर देगा, ये मुझे तो प्रोड्यूस दिखाई देता है इसके अंदर। बिल्कुल, वो तो चाहेंगे। मैं सर सॉरी एक ऐड करूंगा पॉइंट, कि जो लोकेशन है फ्लैप की और जो उसकी है अंडर कैरेज की, दोनों की लोकेशन इतनी है कि आप हाथ यहां पर कोई स्विच यहां पर करेंगे आप, तो हाथ यहां का यहां जाएगा, यहां नहीं आएगा। एब्सोल्युटली आपको जो चीज यहां से ऑपरेट करनी है, मतलब नीचे जो पहिए जो है उनको रिट्रैक्ट करने का बटन वो कहां होता है? जी, वो नॉर्मली नीचे इधर होता है, तो इजी होता है, आप करते हैं। और फ्लैप्स के लिए रूल है ऊपर है, उसमें अब इसमें कैसे गलती हो जाएगी? 2-2.5 फीट का अंतर है कम से कम, कोई आजू बाजू में नहीं है वो, कोई मतलब आपका हाथ जाएगा तो कहीं और जाएगा, तो आपको ग्रिप है, ग्रिप आप पकड़ेंगे, आपको मालूम पड़ जाता है, फील कर जाते हैं आप। बिल्कुल, मतलब नॉनसेंसिकल बात है कहना कि पायलट ने इसकी जगह ये दबा दिया, ये कोई बात मतलब वही कि सोशल मीडिया पर अट्रैक्शन के लिए वो अपना नहीं सर, ये बड़े बड़े सीनियर एविएशन एक्सपर्ट्स पायलट्स ये बात कर रहे हैं वेस्ट में, तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से हमें हमारे यहाँ लोग उनके इंटरव्यू भी कर रहे हैं, और कंट्रोल्स भी डुप्लीकेट होते हैं, तो मतलब पायलट को पायलट जनरली आर डूइंग सर। मैं एक और इस जहाज के बारे में बता दूं, एक्सटेंडेड ETPOS, एक्सटेंडेड रेंज, जिसका आपने जिक्र भी किया था कल, मैं सुन रहा था, तो एक्सटेंडेड रेंज ऑपरेशंस के लिए इसको क्लियर किया गया। रूल ये है कि FAA जो है फेडरल अमेरिकन जो इंस्टीट्यूट है, उन्होंने इसको क्लियर किया था कि भाई आप एक्सटेंडेड रेंज के लिए 2 इंजन के साथ क्लियर हो। रूल क्या है कि 2 घंटे जो जहाज कर सकता है वो ये जहाज 6 घंटे कर सकता है अपने आप 2 इंजन लगातार 2 घंटे तो पानी के ऊपर ओवर सी वाटर कर सकता है। तो मैं थ्योरेटिकली देखेंगे जहाज इज वंडरफुल एयरक्राफ्ट, और यही रीजन है कि इतने सालों में हमें कोई एक्सीडेंट इस तरह सुनाई नहीं पड़ रहा था। निश्चित रूप से जो बाकी मेंटेनेंस है, जिसमें कि अब ये ग्रे एरिया है हिंदुस्तान का, कि यहाँ पर जो मेंटेनेंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज किए हुए हैं, जो कि अगर 100 के, उसमें मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, उसमें 100 के अगर स्किल पे जाएं तो इट इज क्लोज टू 50-60। एक एंगल और है सर, वो ये है कि अब ऐसी रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि एक तो बोइंग की निर्माण की क्वालिटी पर सवाल उठाने वाले, बोइंग के अंदर काम करने वाले बहुत सारे विसल ब्लोअर्स थे,
एक ऐसा विसल ब्लोअर भी रहा है जिसने कहा कि बोइंग जो है पैसा बचाने के लिए या जल्दी जहाज डिलीवर करने के लिए कुछ शॉर्टकट्स अपनाता है, या उसके जो लोग काम कर रहे होते हैं वो इतना ध्यान से नहीं काम करते हैं। और एक विसल ब्लोअर ने ये बात कही और उसकी हियरिंग होने वाली थी नेक्स्ट डे, एक दो दिन में, और उसकी मौत हो गई। देखिए, और ऐसे और विसल ब्लोअर्स रिपोर्ट्स हैं, ऐसी और विसल ब्लोअर्स हैं जिन्होंने, ऐसे लोग हैं मैनेजर लेवल पर जो अंदर बोइंग में काम करते थे, उन्होंने शिकायत करी कि ये स्टैंडर्ड्स ठीक नहीं है, ये खतरा हो सकता है, तो उनको फायर कर दिया गया, काम से निकाल दिया गया। बिल्कुल, सैम सोलापुर की आप बात कर रहे थे, उससे पहले जॉन बार्नेट की बात कर रहे थे जिसने अपने आप को गोली मारी है, ऐसे वो लोग बोल रहे हैं, बट सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हुई है। 2017 में उसने छोड़ा था और उसके बाद से वो केस फाइट कर रहा था कि जो बोइंग के प्रोसेसेस, प्रोसीजर्स और जो शॉर्टकट्स लेते हैं उसमें बहुत प्रॉब्लम्स हैं और उसके अंदर देखा जाए। और सैम सालेपर ने जो बोला था कि ये एयरक्राफ्ट को तो फ्लाई ही नहीं करना चाहिए, कभी भी हवा में स्प्लिट कर सकता है, यहां तक उसने। सर, लोगों ने रिपोर्ट्स में तो ये है कि आपस में ये बात होती थी कि हम इस जहाज में कभी नहीं चलेंगे, फिर किसी ने उनको सीनियर लेवल पर किसी ने कहा कि नहीं, ये जहाज यूएस के लिए नहीं है, ये एक्सपोर्ट होने वाले हैं सारे जहाज। दीज आर ऑल मीडिया रिपोर्ट्स, ऐसी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स ऐसी आई। लेकिन अगर कोई आदमी आज यहां से पश्चिम में बैठ करके, अमेरिका में बैठ करके ये कह सकता है कि पायलट की गलती होगी, तो हमारा तो हक बनता है कि हम ये कहें कि जांच अगर हो रही है एक्सीडेंट की, तो जांच हो जहाज की भी, जहाज बनाने वाली कंपनी की भी एक जांच उस पर भी बैठे, ये जहाज जो थे इनकी क्वालिटी ठीक थी कि नहीं, सेफ्टी मैकेनिज्म्स ठीक थे, फेल सेफ मैकेनिज्म्स थे कि नहीं, रिपोर्ट आई थी कि कंपनी इज गोइंग टू कोऑपरेट इन दिस, वहाँ की जांच होनी चाहिए, करेंगे ही वो तो। सर, समय इतना ही था, बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन पांडे, लेफ्टिनेंट जनरल रॉय एंड एयर कमोडोर बैल, बहुत शुक्रिया आपका।